ओके, जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, दैट इज अबाउट फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा पढ़ने लाइक हम इसको पहले तो कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। हम कहते हैं होता क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्ड्स के देखो। अब कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इट डिफाइंस हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। कि आपके पास आपने जो भी काम है, जो भी आपकी जॉब है, उसको आपने कैसे डिवाइड किया हुआ है, कैसे उनकी ग्रुपिंग की हुई है और वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह हायरार्कीज बनी हुई है, मे बी जो है डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, बॉस कौन है, एक बॉस है, दो बॉसेस हैं, डिफरेंट मैनेजर्स हैं, किस तरह वो डिवीजन है। ये सारी चीज़ें हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से पता चलती हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या बताता है, हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो हम 6 एलिमेंट्स देख लेते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 1, उसकी वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन। ये वर्ड्स कुछ ऐसे डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। हम वन बाय वन इसकी डिटेल देख रहे थे। हम सबसे पहले कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक। स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्या है, हम कब ये वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कोई बंदा जिसकी स्पेशलिटी है उस चीज़ में, तो हम कहते हैं दैट इज़, ये उसकी, आप जैसे आप कहते हो हमने जो भी आपका एंड टर्म होगा लास्ट सेमेस्टर में, आप कोई ना कोई एक कोर्स पिकअप करते हो अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए, HR, फाइनेंस, कोई भी मार्केटिंग वगैरह, और फिर आप उसमें आगे फर्दर डिग्री लेते हो, फर्दर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, फर्दर रिसर्च करते हो, तो आप उसके मास्टर हो जाते हो, गुरु हो जाते हो, स्पेशलाइज हो जाते हो। ठीक। इसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों की जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है, आप उसके अकॉर्डिंगली उनको काम असाइन करते हो। इट मीन्स वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है एक्चुअली, द डिग्री टू विच टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप सब डिवाइडेड इन सेपरेट जॉब। आप जो भी टास्क है, जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिवाइड कर देते हो। ठीक। लेट्स सपोज यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल ली, उन्होंने कहा जी एक ऑटोमोबाइल, एक हेनरी फोर्ड की एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं जी, ईच every Ford worker are assigned a specific repetitive task such as putting on the right front wheel or installing the right front door. लेट्स सपोज वो कह रहे थे ये कोई भी एक आपके पास ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये क्या करती है, उसमें उसने क्या किया, उसने अपने वर्कर्स को काम, उनकी जो जॉब है, उनका जो टास्क है वो असाइन किया हुआ है उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज जो कोई राइट फ्रंट व्हील, जिसको कोई प्रॉपरली व्हील सेट करना आता है, वो हर गाड़ी का व्हील ही सेट करता है क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज है। इसी तरह कोई फ्रंट डोर जिसको सेट करना आता है, उसकी स्पेशलाइजेशन उसमें है, तो आप उसको वही काम देते हो। ठीक। इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपली क्या है, आप जो भी लेबर है उसको डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा जी बाय डिवाइडिंग जॉब इनटू स्मॉल स्टैंडर्डाइज्ड टास्क, आप उनकी जो भी जॉब है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हो, दैट कुड बी परफॉर्म ओवर एंड ओवर, बार बार। अब जब व्हील लगाने वाला है, उसने हर गाड़ी का व्हील ही लगाना है, दिन में को 4 5 6 वो व्हील्स ही लगाया जा रहा है, आज कल परसों, तो रिपीटेटिव टास्क है। Was able to produce a car every 10 seconds using employees who had relatively limited skill। एक बंदा है जिसको सिर्फ व्हील ही लगाना आता है, एक बंदा है जिसको सिर्फ डोर ही में भी गाड़ी का लगाना आता है, लिमिटेड स्किल्स हैं उसके पास, लेकिन आप उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक उनको जब काम दे देते हो, तो उन उससे भी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब वो कह रहे हैं हर 10 सेकेंड बाद वो एक कार प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, इस चीज़ को हम इस जो भी है इसको हम क्या वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है ये, द डिग्री टू विच एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब। आप डिफरेंट जॉब्स में उनको डिवाइड कर देते हो। अच्छा, यहाँ पे वही बताया हुआ ओवरऑल क्या है, इंडिविजुअल स्पेशलाइज इन डूइंग पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी रादर देन इंटायर। अच्छा, पूरा काम नहीं कर रहे होते, इंटायर जॉब नहीं कर रहे होते, लेकिन जो जो उनका पार्ट है उसमें उसी को वो बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा, फिर अब वो कह रहे हैं कि पहले जो था मैनेजर्स का व्यू क्या था, यहाँ से थोड़ा सा देख लें। मैनेजर्स का व्यू क्या था जी, वर्क स्पेशलाइजेशन एक बहुत अच्छा सोर्स है, इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को ही काम दे दे के जो जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है।
अब वो कह रहे हैं दैट दे वर प्रोबेबली राइट, बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि आप जिसकी स्पेशलाइजेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग काम देते हो, दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाय द टाइम अगर हम देखें ये इसी तरह आप अगर एक काम ही आपको डेली करना पड़ रहा है, एक ही चीज़ है कि आप वी लगा कितना अर्सा लगाओगे, 1 महीना लगाओगे, 2 महीने, 3 महीने, कितना अर्सा। एक टाइम आता है कि आपकी ये चीज़ एम्प्लॉय को थोड़ा सा डिससेटिस्फाई कर देती है, मे बी वो थक जाता है, बोर हो जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, या वो एक ही चीज़ तंग पड़ के छुट्टियां करना शुरू कर देता है, आपसे टीज़ हो जाती है। इस तरह की चीज़ें भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए? अच्छा, मैनेजर्स क्या है? मैनेजर्स could increase productivity now by enlarging rather than narrowing the scope of the job activities, giving employee a variety of activities to do, allowing them to do a whole or complete job, putting them into teams with interchangeable skills, often achieves significantly higher output with increased employee satisfaction. वो कहने जी आजकल क्या है, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप सिर्फ एक ही उसको जो है नैरो डाउन ना करो, बल्कि थोड़ा सा स्कोप उसका बढ़ा देते हो और लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा आपको एक ये ग्राफ की फॉर्म में भी दिया हुआ है। इन्होंने कहा जी पहले पहले आपकी स्पेशलाइजेशन, आपने नया नया काम शुरू किया, वर्क स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी लो थी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम थी, फिर आप उसमें थोड़ा सा स्पेशलाइज होते गए हैं, थोड़ा सा ये ऊपर कर्व आपका जा रहा है, स्पेशलाइज होते गए, तो उससे क्या हुआ, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, यहाँ पे पीक पे आ गई, यू आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज है। लेकिन वो कह रहे हैं जो एज अ ह्यूमन बींग, हम मशीन्स तो नहीं है, एज अ ह्यूमन बींग ह्यूमन डिस इकोनॉमी हो जाती है, इकोनॉमीज हो जाती है कि आप एक टाइम आता है कि यहाँ से आपकी परफॉर्मेंस स्पेशलाइज तो आप हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको ये एक नज़र आ रहा हो, इनमें चार जो भी 6 के 6 आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उनको एक क्वेश्चन में डिफाइन किया। हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला हम कह रहे हैं वर्क स्पेशलाइजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या है वर्क स्पेशलाइजेशन? टू व्हाट डिग्री आर द एक्टिविटीज सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चीज़ें डिवाइड हुई हुई हैं, उसको आप बोलते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन। सिंपल एग्जांपल ले लो, आप अपनी किसी भी टेलर शॉप की एग्जांपल ले लो। क्या है जो जिसने एक जो मास्टर है उसका स्पेशलाइजेशन है कटिंग में, तो वो हमेशा कटिंग में ही जाएगा। एक की मे बी स्टिचिंग में है, थोड़ी सी स्किल्स हैं, वो स्टिचिंग में ही जाएगा। उसको स्पेशलाइजेशन उनका इस तरह ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा सा काम जो है वो क्विकली होना शुरू हो जाता है, इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, बट टू सर्टन एक्सटेंट, नॉट ऑलवेज। एक टाइम आता है कि वो नैरो डाउन लाइक डिक्रीज भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आगे हम दूसरा पढ़ते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? ऑन व्हाट बेसिस विल जॉब्स बी ग्रुप टुगेदर? अब आपने अपने जॉब जो भी आपके पास आपकी जॉब एक्टिविटीज़ है उनको आपने किस बेसिस के ऊपर ग्रुप किया हुआ है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपने एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, एक अकाउंटिंग का बना दिया, एक आपने एचआर का, एक मार्केटिंग का है, एक आपके पास सेल्स का डिपार्टमेंट है। ये आपके बेसिकली क्या है, आप अपनी जॉब को डिफरेंटली ग्रुप कर दिया, इकट्ठा कर, जो एचआर के लोग हैं उन सबको इकट्ठे करके एचआर का डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग के लोग को इकट्ठा करके मार्केटिंग का बना दिया। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन की हुई है आपने। ठीक, थोड़ा सा हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं। ओके, वंस जॉब है sorry, once job has been have been divided through work specialization, आपने लोगों के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको वो काम असाइन कर दिए। एचआर के बंदे को एचआर का काम दे दिया, फाइनेंस के बंदे को फाइनेंस का काम दे दिया। फिर जो जितने एचआर वाले हैं उन सबको आप एक डिपार्टमेंट में रखोगे, जितने फाइनेंस वाले हैं उन सबको एक डिपार्टमेंट में रखोगे। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once the job have been divided through specialization, they must be grouped so common tasks can be coordinated. अब एचआर का कोई एक बंदा तो नहीं है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो 4 लोग होंगे, आप उन सबको कंबाइन कर लो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपकी टेलर शॉप की, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना जो स्टिचिंग कर रहा है, डिफरेंट लोग होंगे, उनको आप स्टिचिंग का एक डिपार्टमेंट बना दो। इसी तरह जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें इसी तरह हो रहा होता है। अच्छा, फिर द बेसिस बाय विच जो भी जिस बेसिस पे आप ग्रुप्स बना रहे हो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन।
अब हमें पता चल गया हम डिफरेंट टास्क को अगर ग्रुप अप करते हैं डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं डिपार्टमेंट भी मुख्तलिफ तरह से होते हैं, मुख्तलिफ बेसिस पे आप बना सकते हैं। नंबर वन वन बाय वन हम एक एक दे सकते हैं किस बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। नंबर वन इज़ फंक्शंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस की बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। लेट्स सपोज अब जो हम जैसे मैं पहले वाली बात कर रही थी आपको, ये एचआर और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना। फाइनेंस वाला क्या है कि वो सारे पैसे आते जाते उनको देखेगा, एचआर वाला क्या है लोगों को देखेगा, सेल्स वाला क्या है कि आपकी लेना देना कैसे मार्केट में करना है सेल्स को देखेगा, मार्केट वाला आप कैसे एडवर्टाइज करना है उसको देखेगा। ये इनके फंक्शंस हैं। तो आप क्या करते हो, आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम फंक्शंस। अब उन्होंने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर माइट ऑर्गेनाइज अ प्लान इनटू इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल, सप्लाई स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट। अब इसी तरह उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर लिया। इसी तरह वो कह रहे हैं हॉस्पिटल की बात करते हो तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, कुछ सर्जरी से रिलेटेड हैं, कुछ इंटेंसिव केयर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आप बना देते हो। इट मीन्स कि आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन की है किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। A professional footballer franchise might have departments entitled player personnel, ticket sales, traveling, accommodation, हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। अच्छा फिर आपको वो कह रहे हैं एक तो नंबर वन हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नंबर टू वो कह रहे हैं जी हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, किस तरह की आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो उनकी बेसिस पे आप डिपार्टमेंट बना देते हो, या सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी प्रोवाइड कर रहे हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कोई भी आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल के उन्होंने एग्जांपल ली हुई है, आप क्या करते हो आप जो भी ईडेबल हैं उनका एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हो जो खाने पीने की, क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल काफ़ी आपके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह आपके कुछ क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनका अलग एक डिपार्टमेंट बना देते हो। इसी तरह आपकी खाने की चीज़ें हैं या मे बी डिफरेंट आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप अलग से एक डिपार्टमेंट बना देते हो। तो क्या है, यू मेक डिपार्टमेंट, यू डिपार्टमेंटलाइज द जॉब ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्विस में भी कोई सर्विस भी हो सकती है। कह रहे हैं इस तरह इसका एक फ़ायदा ये है कि सारी एक्टिव थोड़ा एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। एडवांटेज है इसका ये, क्योंकि सारी जो एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो आप एक ही मैनेजर के अंडर आप काम कर रहे हो। तो एक है जो सारी में भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डील कर रहा है, एक है जो सिर्फ खाने पीने की फूड सेक्शन को डील कर रहा है। तो इट डिपेंड। अच्छा नंबर वन था हमारे पास वी मेक डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एंड नंबर टू वी मेक डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक टाइप ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ओके थर्ड हमारे पास क्या है, वी मेक डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी। हम एरिया या टेरिटरी के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी आपकी कोई आपने 4-5 कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। जो नॉर्थ की सारी डीलिंग है वो वाला डिपार्टमेंट करेगा, वेस्ट की डीलिंग है वो वाला डिपार्टमेंट करेगा। आप एरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हो। क्योंकि आपके इसका क्या फ़ायदा होता है जी, दिस फॉर्म इज़ वैल्यूएबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड हैव सिमिलर नीड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब मे भी मैं कहती हूँ जी नॉर्थ के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। हम वैसे नॉर्मल नॉर्थ साउथ को छोड़ के हम अपने सिटी वाइज ले लेते हैं, वो भी जियोग्राफिकल एरिया ही है ना। हम कहते हैं जी आपके जो एरियाज़ हैं ये मरी या गिलगित इस साइड के हैं, उनकी डिमांड्स डिफरेंट है। एक आप डिपार्टमेंट बना लेते हो जो उस तरह के नॉर्दर्न एरियाज़ को डील कर रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। एक मैं बना लेती हूँ मे बी जो डिपार्टमेंट है मेरा जो ये कराची या सिंध रीजन को कवर अप कर रहा है तो वहाँ पे वो लोकेशन के अकॉर्डिंगली नीड्स को देखते हुए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आप क्या करते हो, आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो बट ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी या टेरिटरी या एरिया, राइट। अच्छा द नेक्स्ट वन। अच्छा इसी तरह वो कह रहे हैं आप डिपार्टमेंट बनाते हो लेकिन कभी कभी आप डिपार्टमेंट बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, आपके पास जैसे सिंपली यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को हम देख लेते हैं। आप काम के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बनाते हो। आप सिंपली अगर आप और कहीं गए ना हुए नादरा के ऑफिस आपके हो गए, क्या होता है सबसे पहले एक एक डिपार्टमेंट या एक ऑफिस काइंड ऑफ एक बंदा बैठा हुआ है वो आपसे टोकन ले लेगा। फिर उसके बाद आप आगे एक होगा जो आपको बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन एडिट कर लेगा। फिर एक डिपार्टमेंट एक है जो आगे आपकी फर्दर पिक्चर ले लेगा मे बी। फिर आगे का आपसे थंब इंप्रेशंस ले रहा है। ये क्या है, ये प्रोसेस है। डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट जो कि वन बाय वन एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरे के पास आप जा रहे हो। तो इसमें भी ये भी डिपार्टमेंटलाइजेशन ही हुई है बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि
अगर आप कोई लाइसेंस बनाने भी गए हो तो क्या हो रहा होता है, इन एप्लीकेंट गो थ्रू 3 स्टेप्स। वन बाय वन आप पहले अपनी जो भी आपकी मोटर व्हीकल है उसको उसकी वैलिडेशन कराते हो, फिर आप लाइसेंस डिपार्टमेंट में जाते हो, फिर आप जो पेमेंट कलेक्शन है वो करते हो उसकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से। तो इस तरह आप ये प्रॉपरली डिपार्टमेंटलाइजेशन ही हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कोई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, मे बी कोई एरिया के अकॉर्डिंग नहीं हुई होती, बट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हुई होती है, राइट। ओके, एंड द लास्ट वन इज कि आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कस्टमर, कि किस तरह के लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हो। लेट्स सपोज अब माइक्रोसॉफ्ट की उन्होंने बात किया, माइक्रोसॉफ्ट एक लार्ज कॉर्पोरेशंस को भी देख रहा है, आपके पास छोटे बिजनेसेस को भी देख रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बना देते हो। लेट्स सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट में भी आपके पास ये एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट ही आपके पास ये जो सिंपल हम एम एस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं उस वो भी उसका भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो हम एज अ स्टूडेंट हम उसके डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट है, या आपके पास जो एग्जेक्टिव लेवल के या जो ये एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी जो आपके पास डिफरेंट मैकबुक्स होगी या इस तरह की चीज़ें होगी, तो वहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर डिफरेंट है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर। अच्छा, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा इस सेटिंग में, हमने कहा कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या करते हैं, ऑन डिफरेंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, on the basis of what kind of product or service we are provided, on the basis of geography, on the basis of process and customers, type of customers। हमने ये 5 आई थिंक 5 to 6 हैं, ये हमने पढ़ ली डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं नंबर 1 हमने सबसे पहले जो एलिमेंट की एलिमेंट पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, दैट इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी हमने। फिर हमने बात की डिपार्टमेंटलाइजेशन की। अब वो कह रहे हैं जो आपके पास थर्ड वन है दैट इज़ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या है आपके पास, चेन ऑफ कमांड यहाँ से हम थोड़ा सा जो हाईलाइटेड है इसको देख लेते हैं। चेन ऑफ कमांड इज़ द unbroken line of authority that extend from the top of the organization to the lowest echelon and clarify who report to whom। जो मैंने बात की थी स्टार्ट में भी शायद, कि किसने किसको रिपोर्ट करना, जो आपकी हायरार्की होती है, दिस अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड लाइन ऑफ अथॉरिटी है, कि आपके पास जो टॉप आपके में भी सीईओ है, उसके बाद आपके पास में भी कोई आपका मे बी कोई वाइस प्रेसिडेंट, लाइक मे बी प्रेसिडेंट है, देन वाइस प्रेसिडेंट है, देन मे बी आपके कोई टॉप लेवल के मैन एग्जेक्टिव्स हैं, देन आपके पास कोई लो लेवल के मैनेजर्स हैं, देन आपके पास बिल्कुल मतलब आपके पास यह एक हायरार्की चल रही है, हु रिपोर्ट टू हुम, किसने किसको रिपोर्ट करना है, इसको आप बोलते हो चेन ऑफ कमांड। अच्छा, अब इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया लाइन ऑफ अथॉरिटी, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी हमारे पास होती क्या है, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अथॉरिटी क्या है, द राइट इनहेरेंट इन द मैनेजेरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट देम टू बी ओबेड। आप किसी को अथॉरिटी दे देते हो, किसी को राइट दे मिल जाता है राइट, उसकी जॉब की वजह से, उसकी जो भी पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वजह से, और दूसरा लोगों को उसको ओबे करना पड़ता है। लेट्स सपोज अब आपके अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैं कहती हूँ एरिट की बात करते हैं, हम कहते हैं जी वाइस चांसलर साहब है, दैट इज़ द टॉप मैनेजमेंट आपके हैं आते हैं वो, ठीक है, ही हैज़ द अथॉरिटी, उनको राइट है, इनहेरिट है, किस उनको राइट्स मिले हुए हैं कुछ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ देयर मैनेजेरियल पोजीशन, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है उसकी वजह से, एंड उसकी वजह से क्या, वी हैव टू ओबे द ऑर्डर्स, हमने जो भी उनके ऑर्डर्स वगैरह हैं उसको मानना पड़ता है। तो इट मीन्स दैट ही और शी मे बी हैज़ द अथॉरिटी that is given due to the managerial position, right? अच्छा, फिर हम just wait a minute बेटा। ओके, अच्छा हम कहते हैं अथॉरिटी। अब वो कह रहे हैं दो चीज़ों की, हम चेन ऑफ कमांड की जब हम बात करते हैं, चेन ऑफ कमांड क्या है, हु रिपोर्ट टू होम, किसने किसको रिपोर्ट करना है। उसमें हमने कहा कि एक हमारे पास अथॉरिटी हो जाती है कि आपके पास कुछ आपको राइट्स वगैरह मिल जाते हैं ड्यू टू द मैनेजेरियल पोजीशन। अच्छा, एक और टर्म यहाँ पर हमने यूज़ किया दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, it help preserve the concept of an unbroken line of authority. If a person if say, it says a person should have one and only one superior to whom he or she is directly responsible। अब मैंने अगर किसी एक अपने बॉस को रिपोर्ट करना है, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मीन्स वन, when there is only one boss then you can use the term unity of command। if the unity of command is broken, an employee might have to cope with conflicting demands or priorities from several superiors। simply आपने अब आप जितने आपके पास, लेट्स सपोज मैं हायरार्की में कहती हूँ मुझे अब अपने डायरेक्टर को भी रिपोर्ट, एडी को भी मे भी रिपोर्ट करना पड़े, मे भी डायरेक्टर को करना पड़े, उससे ऊपर में भी कोई वाइस चांसलर को करना पड़े, रजिस्ट्रार को करना पड़े, डिफरेंट हायरार्कीज हैं, इससे कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो इफ़ देयर इज़ वन बॉस दैट इज़ गुड, इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड।
आपने यही बताया है अगर ज़्यादा बॉसेस हैं या इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो उससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, ओके फिर हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ कैन अ मैनेजर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट। एक मैनेजर एक वक्त में कितने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ उसके अंडर काम कर सकते हैं, ये हमें स्पैन ऑफ कंट्रोल बताता है कि एक वक्त में लेट्स सपोज एज अ मैनेजर मेरे अंडर कोई 5 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं या 10-12 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, दैट इज़ द स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ और कितने आप एफिशिएंटली उनको डील कर सकते हैं। अब एक एक मैनेजर है उसके अंडर आप जो है वो कोई 50 बंदा दे देते हो तो हाउ कैन ही और शी मैनेज। या एक है जिसको आप बिल्कुल ही वो मैनेजर के अंडर आपने सिर्फ 2 लोग ही रखे हुए हैं तो वो क्या है वो 2 पे 24 घंटे नज़र रखेगा, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस ये भी चीज़ मैटर करती है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है जी दिस क्वेश्चन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लार्जली डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेवल्स एंड मैनेजर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़। कितने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं इससे आपको भी पता चल जाता है। अब एक मैनेजर 50 लोगों को डील कर रहा है या 10 मैनेजर 50 लोगों को डील कर रहे हैं, यू शुड इससे आपको ईजिली अंदाज़ा हो जाता है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल द वाइडर अच्छा द वाइडर और लार्जर द स्पैन द मोर एफिशिएंट द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कह रहे हैं जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। एक आपके पास नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, एक आपके पास वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक लेट्स सपोज जो मैंने बात की एक मैनेजर उसके अंदर 2 ही एम्प्लॉय सिर्फ काम कर रहे हैं, ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। एक आपके पास वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि एक मैनेजर है उसके अंडर मे बी 8 लोग काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे वो कह रहे हैं थोड़ा सा जो वाइडर या लार्जर स्पैन है वो थोड़ा सा एफिशिएंट है। बहुत लार्जर नहीं जैसे मैंने 50 की एग्जांपल दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन थोड़ा आपके पास थोड़ा मार्जिन ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या है लेट्स सपोज उन्होंने यहाँ पर आपको एक बताई यानी कहा जी एक आपका स्पैन ऑफ जो स्पैन ऑफ 4 है लेट्स सपोज, तो यहाँ एक मैनेजर है वो 4 लोगों को देख रहा है, अगर एक दूसरी तरफ एक है वो 8 लोगों को देख रहा है, 8 हैं तो वो आगे 64 को यहाँ पे मल्टीपल्स उनके बताए हुए हैं। इस तरह का अगर 8 लोगों वाला स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो आपके पास तकरीबन 585 मैनेजर्स आपको चाहिए। लेकिन अगर 4 लाइक देयर इज़ अ स्पैन ऑफ 4 तो आपको 1300 कुछ तो आपको सिर्फ मैनेजर्स चाहिए, ये कॉस्टली पड़ता है आपके पास, तो वाइडर इज़ बेटर। अच्छा यहाँ पे वो इन्होंने एग्जांपल थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन की हुई है। क्या है जी वो कह रहे हैं जी वाइडर जब स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या आपको कॉस्टली नहीं पड़ता। वही मैंने बताया कहीं 500 समथिंग मैनेजर्स हैं या 1300 समथिंग है तो यू हैव टू पे देम, आपने सैलरीज देनी है उनको और आपके सो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो इट इज़ कॉस्टली, तो आप वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखते हो। अच्छा दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि लेकिन कुछ ऐसे भी होता है एट सम पॉइंट व्हेन सुपरवाइजर्स नो लॉन्गर हैव टाइम टू प्रोवाइड द नेसेसरी लीडरशिप एंड सपोर्ट दे रिड्यूस इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सफर्स। अगर बहुत ज़्यादा वाइडर अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल कर लिया है, आपका लीडर जो है उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर सक रहा तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। यू शुड बी मॉडरेट, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत नैरो ना बहुत वाइड हो। अच्छा दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, वो मैंने कहा एक सुपरवाइजर वो 4 लोगों को सिर्फ देख रहा है या लाइक 5 to 6 लोगों को देख रहा है, तो क्या है बहुत ज़्यादा क्लोज कंट्रोल होगा। वही मैंने बात किया वो 4 लोगों को उसने सिर्फ डील करना है, वो 24 घंटे उन 4 के पीछे ही पड़ा रहेगा, तो वो भी थोड़ा सा आपके पास नेगेटिव आ जाता है। हमने अभी कहा 1300 समथिंग आपको तो सिर्फ मैनेजर्स चाहिए होंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच एक्सपेंसिव। दे मेक वर्टिकल कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्प्लेक्स, the added level of hierarchy slow down the decision making and tend to isolate upper management. नैरो स्पैन इनकरेज ओवरली टाइट सुपरविजन डिस्करेज एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकेगा, सारा कुछ जो है वो ऑल द टाइम बहुत टाइट सुपरविजन होगी। मैनेजर 24 घंटे आपका सुपरवाइजर है जो वो आप पे ही कंट्रोल रखेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट। तो इसलिए क्या है वो कह रहे हैं जी आजकल जो है थोड़ा सा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज़ होता है। इसके फ़ायदे होते हैं कि आपके से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, स्पीड ज़्यादा डिसीजन लेना आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं। मल्टीपल उन्होंने एडवांटेजेस आपको बताए हैं वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल के, राइट। अच्छा फिर आपके पास वो कह रहे हैं कि द फोर्थ वन इज़ आई गेस दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब वो कह रहे हैं कि आपके सेंट्रलाइजेशन क्या है बेसिकली व्हेन द डिसीजन मेकिंग इज़ कंसंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बॉस है उसी ने सारे आपके डिसीजंस लेने हैं, यू हैव नो राइट टू से
एनीथिंग, आपको डिसीजंस में नहीं पूछा जा रहा, आपसे कहीं भी फीडबैक नहीं लिया जा रहा, आपको कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। इट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन विच टॉप मैनेजमेंट मेक ऑल द डिसीजन। सिर्फ टॉप लेवल पे जो आपका, लेट्स सपोज मैं कहनी वाइस चांसलर है तो वही सारे डिसीजंस ले रहा है, आपको कोई भी सजेशंस या कोई भी आपसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन होती है। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे उसमें टीम वर्क है, मीन्स कि डिसीजन मेकिंग इज पुश डाउन टू द मैनेजर क्लोजर टू द एक्शन। लोगों से मिल के, लोगों से का फीडबैक ले के आप डिसीजंस ले रहे होते हो।